हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार एपीओ के एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में या किसी भी स्टेट जुडिशल एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टोटल एमसीक्यूज़ को देखना, ये टोटल 100 एमसीक्यू है इंडियन पैनल कोड से जुड़ा हुआ। आप ये ज़रूर एनालिसिस करना कि आपका टोटल में कितना सही हुआ है। आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप नीचे दिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसी भी पर्सनल क्वारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जुडिशल ग्रुप से ज़रूर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम जुडिशल ग्रुप का भी लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वुमेन run to a well stating she would jump in it but she was caught before she could reach it, she is guilty of। अब एक वुमेन जो कुआं की तरफ दौड़ती है ये कहते हुए कि वो उसमें कूद जाएगी, तो लेकिन वो कूदने से पहले उसको लोग पकड़ लेते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या उसने कौन सा ऑफेंस किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है त्रिपुरा एसजे ग्रेड 3 प्री एग्जाम में 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्वेट ऑफेंस। कौन इनमें से एक इनक्वेट ऑफेंस है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर क्रिमिनल लायबिलिटी, वो अपराध जो खुद में कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्रिमिनल अटेम्प्ट। ये खुद में एक कंप्लीट ऑफेंस नहीं है इसलिए इसको कहा जाता है इनक्वेट ऑफेंस। देखिए झारखंड एपीओ एग्जाम में पूछा गया है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट वाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी फॉर द ऑफेंस ऑफ। तो ऑप्शन ए है थेफ्ट एंड डकैती, ऑप्शन बी है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ऑप्शन सी है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ऑप्शन डी है अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का किडनैपिंग, माफ़ कीजिए अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम का, वो इररिलेवेंट है इनमें से किस केस में, तो वो है अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी फॉर। ऑप्शन ए कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन बी किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ऑप्शन सी अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी, ऑप्शन डी थेफ्ट एंड डकैती। तो इसका आंसर आपको पता ही है अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, अलग अलग स्टेट एग्जाम में पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप प्रैक्टिस करते चलो, आप हड़बड़ाओ मत क्वेश्चन को देख के कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों हो रहा है, आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। आप ये याद करके चलना। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो फिर सेम क्वेश्चन है इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन फिक्सिंग द लायबिलिटी दी। सेम क्वेश्चन अगेन आस्क्ड। चलो 63 पे आते हैं। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट को चूज करना है। तो कहता है क्वेश्चन, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी आर। तो इसमें से कौन नहीं है आपको ये चूज करना है। तो यहाँ पे है पहला, एक्ट डन विथ फ्री विल, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, और ऑप्शन सी है नॉलेज दैट द एक्ट डन इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी का, तो वो है नॉलेज ऑफ द फैक्ट अपॉन विच द गुड एंड इविल ऑफ एन एक्ट में डिपेंड। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉलेज दैट द एक्ट डन इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है क्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ए इज अ फार्मर हैविंग सफिशिएंट फूड बट डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू अ बेगर हु डाइज ऑफ हंगर। अब एक फार्मर के पास पर्याप्त फूड है, भोजन है, उसके बावजूद उसने भिखारी को फूड नहीं दिया और फूड नहीं मिलने के कारण भिखारी का जो है मौत हो गया हंगर से। तो अब यहाँ पे फार्मर ने
कौन सा ऑफेंस किया? तो इसने कोई ऑफेंस नहीं किया कोई, क्योंकि यहाँ पे फार्मर का कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो भिखारी को खाना प्रोवाइड करे। मोरल ड्यूटी हो सकता है, मोरल ड्यूटी के आधार पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है ए सी बी ड्रोइंग बट डज नॉट सेव हिम। ए बी को देखता है कि वो डूब रहा है, फिर भी ए बी को नहीं बचाता है, बी डूब जाता है। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया? कोई ऑफेंस नहीं किया, नो ऑफेंस। ऑप्शन सी। बिहार एपी प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया है। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है ए सीज बी रोइंग। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है और ये हरियाणा झारखंड के प्री एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। सेम क्वेश्चन देखिए हर स्टेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे भी देखिए क्या कहता है, ए इज़ अ गुड स्विमर, लुक बी ड्रोइंग बट डज नॉट ट्राई टू सेव बी। ए एक अच्छा तैराक है और वो देख रहा है कि बी पानी में डूब रहा है, फिर भी वो एक माफ कीजिए बी को नहीं बचाता है ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑफेंस किया ए ने? तो यहाँ पे भी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो बी को बचाए, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। दैट मीन्स कि 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। देखिए यूपी एचजेएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 है एक्स हैविंग सफिशिएंट फूड। सेम क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे ज़्यादा इसको एकदम याद ही कर लो, जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसे तो आप याद ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्राइम विच डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन, रेकलेसनेस और इवन इंटेलिजेंस एज टू वन और मोर एलिमेंट्स इन द एक्टस रेयस आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि एक व्यक्ति विदाउट एनी इंटेंशन, इविल इंटेंशन भी लाइबल हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है क्राइम विच डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन, तो आपको पता है कि किस केस में इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, वह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से इज द एसेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। आपको पता ही है कि क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का मतलब होता है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो अपना काम दूसरे से करवा रहा है, माना जाता है कि वो खुद कर रहा है। इस मैक्सिम का यही मतलब है। तो ये कौन सा लायबिलिटी से एसोसिएटेड है? तो ये है विकेरियस लायबिलिटी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन अ क्रिमिनल ट्रायल। तो अब क्या प्रिंसिपल जो है विकेरियस लायबिलिटी का अप्लाई नहीं होता है क्रिमिनल ट्रायल में, ये कथन सही है या गलत है, या आधा सही है? तो ये कथन सही है, ये स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, नो ऑफेंस अनलेस इलीगल रिजल्ट्स आर रिजल्ट, सिविल रॉन्ग ओनली, पीस ऑफ एविडेंस ओनली। कॉन्स्पिरेसी क्या है कि कोई अब यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, कंस्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाता है। याद रखिएगा कंस्पिरेसी क्या है, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। देखिए यहाँ पे भी अब ऑप्शन आ गया है आपको, अबेटमेंट, एबडक्शन, रेप, थेफ्ट। तो अब यहाँ पे आप चारों में बताओ कि कौन सा ऑफेंस कंटिन्यूइंग वन है, तो वो है एबडक्शन। देखो ये एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, लेकिन किडनैपिंग याद रखिएगा किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता, एबडक्शन होता है। और ये देखो पूछा गया है यूपी एपीओ प्री एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप उसको याद कर लो, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860 डील्स विथ। अब सेक्शन 1 क्या कहता है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन पैनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स, कब लागू हुआ था इंडियन पैनल कोड? तो 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 78। व्हेन डिड इंडियन पैनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स? तो आप बता सकते हो, यहाँ पे ईयर बताना है सिर्फ, तो 1862 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पैनल कोड 1860 अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन, ऑप्शन ए इन एनी प्लेस विद इन इंडिया, इंडियन सिटीजन्स इन एनी प्लेस आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया, नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन एनी प्लेस इन इंडिया, ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड? तो कौन एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से आईपीसी का? तो वो है पब्लिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। 81 नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंडियन पैनल कोड? चारों में से किसको एग्जेम्प्ट किया गया है आईपीसी से? दैट मीन्स कि आईपीसी इन चारों में किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो चारों का चारों पे एप्लीकेबल नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, डिप्लोमैट्स पे एप्लीकेबल नहीं, एलियन एनिमीज पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन को भी देख लेना, आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप जरूर ऐड हो जाना टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज कम्स अंडर विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी? तो इन चारों में कौन सा प्रोविजन एसोसिएटेड है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज के केस से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 82 का। करेक्ट आंसर 82 का सेक्शन 2। सेक्शन 2 का संबंध है इस केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव जुरिस्डिक्शन? तो क्राइम अगर कमिट हुआ है भारतीय के द्वारा किसी विदेश में, क्राइम कमिट हुआ है किसी फॉरेनर के द्वारा भारत में, क्राइम कमिट हुआ है कोई व्यक्ति के द्वारा ऑन एन इंडियन शिप, तो इसमें से किन क्राइम पे आईपीसी का जुरिस्डिक्शन होगा, इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आता है एज पर आईपीसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, तीनों का तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग, इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। तो अब इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो पहला है सही है और दूसरा जो है वो गलत है, दैट मीन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, यूपी एपीयू एग्जाम में पूछा गया 2015 में, इसलिए याद करके रख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप जानते हो कि इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है उन अपराधों पे भी जो फॉरेनर के द्वारा भारत में हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स अ फ्रेंच सिटीजन इन पेरिस। भारतीय नागरिक मर्डर कर देता है फ्रेंच नागरिक का पेरिस में और फरार हो जाता है एंड एब्सकॉन्डेड। ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई, और उसको वो पकड़ाता है मुंबई में। ही कैन बी, अब यहाँ पे विच प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस परमिशन के बाद क्या प्रोसिक्यूट किया सकता है भारत में एट द प्लेस फिक्स्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री? फिर क्या ऑप्शन बी कह रहा है, क्या उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है इन नेशनल कैपिटल दिल्ली में, क्या उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा फ्रेंच सिटीजन के मर्डर के लिए? सी कहता है प्रोसिक्यूट इन मुंबई ओनली, उसको सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रोसिक्यूट एट एनी प्लेस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोसिक्यूटेड इन मुंबई ओनली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ही मे बी प्रोसिक्यूटेड वेयर ही इज फाउंड इन इंडिया, क्योंकि उसको जो पकड़ा गया था वो मुंबई में पकड़ा गया था, इसलिए उसको वहीं उसी जगह पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर 86 है, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन सिडनी एंड absconded, ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई। तो यहाँ पे
जो वो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से वो मिला है, वो मुंबई से मिला है, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा मुंबई में ही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हेल्ड दैट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इज दैट जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस irrespective of the nationality or any other similar tributes of the offense। ये कौन सा केस था? तो ये जो केस था वो है, पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एल आप्टे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकला। सी है ऑप्शन सी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज। और डी है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। कब लागू हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट? 2013। कब से लागू हुआ है? तो करेक्ट आंसर है 2/4/2013 से लागू हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2/4/2013, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज डिफाइंड इन, कौन से सेक्शन में मैन को डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन पैनल कोड दी वर्ड वुमेन को डिफाइन किया गया है क्या, किस प्रकार? अ मेजर वुमेन, एन अनमैरिड वुमेन, वुमेन ऑफ एनी एज, डी अ मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वुमेन ऑफ एनी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन आईपीसी वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word person। तो किस सेक्शन में ये बात कहा गया आईपीसी का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। होमिसाइड को हम नहीं कह सकते हैं कि किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अ पर्सन इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि पर्सन जो शब्द है उसको आईपीसी के कौन से सेक्शन में बताया गया, क्योंकि आईपीसी का जो वो सेक्शन है उसमें पर्सन को बताया गया एज ए जुरिस्टिक पर्सन। तो एक व्यक्ति अगर जुरिस्टिक पर्सन को किल करता है तो होमिसाइड नहीं माना जाएगा। तो सवाल उठता है कि पर्सन शब्द को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? वो सेक्शन 11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 5। सेक्शन 13 आईपीसी विच वाज रिपील्ड गेव द डेफिनेशन ऑफ। तो सेक्शन 13 में क्या था आईपीसी का? क्वीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन जज इज डिफाइंड इन सेक्शन 19 में जज को डिफाइन किया गया, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 1859 इज अ जज। तो इसमें आपको इनकरेक्ट को चूज करना है। सवाल पूछ रहा है कि इन चारों में से हम किसको जज नहीं कहेंगे। तो अब याद रखो जज वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो डेफिनेटिव जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकता है, वो जज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल। वो सिर्फ और सिर्फ पावर रखता है कमिटल का, वो जजमेंट प्रोनाउंस कर नहीं सकता, इसलिए वो जज नहीं माना जाएगा। तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ जस्टिस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 20। देखो यूपी एपीओ में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 में आईपीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है? कमिश्नर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एन आर्बिट्रेटर टू हुम एनी काउज हैज बीन रेफर्ड, ये दोनों पब्लिक सर्वेंट है। एन ऑफिसर हु बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज एम्पावर्ड टू प्लेस, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एडवोकेट को क्या माना गया है पब्लिक सर्वेंट? नहीं माना गया पब्लिक सर्वेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सर्वेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अब इन चारों में कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है? लिक्विडेटर, सिविल जज, मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सेक्शन माफ कीजिए जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा
सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया एज पर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर। अब हम किसे पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, तो देखो ऑप्शन है अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, एवरी जज, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among of the following are public servant according to section 21 of the Indian Penal Code? Member of Parliament, member of State Legislative Assembly, Chief Minister and Prime Minister, none of the above। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज हेल्ड दैट the chief minister or a minister is in pay of the government and therefore is a public servant within the meaning of section 21 subsection 2 of the IPC। किस केस में कहा गया था, तो वो केस था करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में माना गया था ये बात कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ये अंडर द पे ऑफ द गवर्नमेंट है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बिहार एपीओ प्री में पूछा गया 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस केस का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी एक्सक्लूड। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या नहीं आता है, लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन है थिंग्स परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या, गेन बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, नो, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है इंडियन पैनल कोड का। उत्तराखंड सीजे प्री एग्जाम में पूछा गया है। रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 में, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When a person gains something by unlawful means to which he is not legally entitled, तो वो होता है wrongful gain, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a person who is legally entitled to a property is gaining it by unlawful means, तो entitled to property, तो ये हो जाएगा क्या, wrongful gain, it is not a wrongful gain, ऑप्शन सी, it is a mischief। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है it is a theft, तो क्या हो जाएगा, it is not a wrongful गेन, ये रॉन्गफुल गेन नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका फिर से क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कह रहा है व्हेन अ पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी इज गेनिंग इट बाय अनलॉफुल मीन्स, तो वो व्यक्ति इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को लेके और वो गेन भले उस प्रॉपर्टी से कर रहा है बाय अनलॉफुल मीन्स, तो ये रॉन्गफुल गेन नहीं होगा, याद रखिएगा, इट इज नॉट अ रॉन्गफुल गेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन पैनल कोड रॉन्गफुल लॉस का क्या मतलब। अब यहाँ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट लीगली इंटाइटल्ड, सीधा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्गफुल लॉस होगा तो वो लीगली इंटाइटल्ड है उस रॉन्गफुल लॉस को लेके, लेकिन गेन के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं होता, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माफ कीजिए, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट, यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है, यहाँ पे नॉट लीगली इंटाइटल्ड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया हमसे, ऑप्शन ए बोल दिए, करेक्ट आंसर बी है। बात जो हम आपको समझाएं वो सही है, बस ऑप्शन बोलने में गलती हो गई, तो आप बी ऑप्शन सही कर देना। देखो फिर समझा देते हैं, जब भी गेन का बात आएगा तो वो गेन को लेकर रॉन्गफुल गेन का बात आएगा तो पर्सन लीगली इंटाइटल्ड नहीं होगा, और जहाँ लॉस का बात होगा तो वो लीगली इंटाइटल्ड हो जाएगा। तो लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट या लूजिंग इट इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, तो यहाँ पे लूज का बात किया है इसलिए वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, तो इसलिए बी का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, तो वो उस चीज को कर रहा है किस तरीके से, तो वो डिसऑनेस्टली कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑनेस्टली को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 24 आईपीसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। As per section 24 of the IPC, whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing
क्या कहेंगे हम इसको? डिसऑनेस्टली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, अब देख लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज वन थिंग विथ इंटेंशन ऑफ causing wrongful gain to himself and wrongful loss to be under which section of the Indian Penal Code। अब डिसऑनेस्टली को बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या कर रहा है, पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली। कब माना जाएगा कि व्यक्ति फ्रॉडुलेंटली कुछ किया? जब वो कर रहा है उस काम को विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड अ क्लियर डिस्टिंक्शन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली के बीच में जो अंतर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में ऑब्जर्व किया था? तो वो केस है बिमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड सीजे प्री में पूछा गया है। बिमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में बताया गया था कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के बीच में क्या अंतर है। बिमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29A ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू 29 का संबंध किससे है? 29A का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? काउंटरफिट को 28 में डिफाइन किया गया है, करेक्टली मैच्ड है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को 29 में नहीं है, 29 डॉक्यूमेंट है, 30 बता रहा है यहाँ, डॉक्यूमेंट को उल्टा कर दिया यहाँ पे, और ओमिशन 31 में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए, करेक्टली जो मैच्ड है वो है काउंटरफिट सेक्शन 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कौन इन चारों में वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है? डीड ऑफ डिवोर्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 30, 31 दोनों रिपीटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड डिफाइन वर्ड एक्ट। एक्ट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन माफ कीजिए सेक्शन 33, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी डील्स विद 34 डील करता है एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, कॉमन ऑब्जेक्ट, प्री अरेंज्ड प्लानिंग होता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब प्री अरेंज्ड प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ रिपीट हो गया, हिमाचल प्रदेश प्री में पूछा गया और ये पूछा जा रहा है तमिलनाडु। तो ये दोनों, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई प्री अरेंज्ड प्लानिंग, याद रखिएगा इस बात क्वेश्चन को। जो फ्रेज है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी इज इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870, नॉट एट ऑल देयर, एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1986। तो एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो ये जो स्टेटमेंट को जोड़ा गया सेक्शन 34 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ा गया है 34 में बाय अमेंडिंग एक्ट 1870 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वे डन बाय हिम अलोन। तो आपको आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 में, व्हेन द क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स। देखो ये भी क्या कहा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट ओनली फॉर द पार्ट ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन द सेम मैनर एज इफ इट वे डन बाय हिम अलोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो 37, 38 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अलग अलग तरीके से दे दिया गया है, बात लेकिन एक ही है, हो रहा है दोनों का बात एक ही है, इसलिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप याद करो। 38 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34। कौन सा जो कथन है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है सेक्शन 34 का? तो पहला, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स, क्रिमिनल एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन पर्सन्स डूइंग क्रिमिनल एक्ट,
और नेक्स्ट है डी